नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूपीएससी वाले यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने महासागरीय धाराएं देखी थी। अटलांटिक महासागर में बहने वाली महासागरीय धाराओं को हमने देखा था। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा अटलांटिक महासागर में लवणता क्या होती है, इन पे हम चर्चा करेंगे, जिसको हम सैलिनिटी कहते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले एक बार हम पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उसको एक बार हम चर्चा कर लेते हैं विस्तृत रूप से, ताकि हमें चीज़ें फटाफट याद हो जाए। ये आपका विषुवत है, ठीक है, 0। ये यहाँ से आपकी निकलती थी वेनेजुएला। ये है विषुवतीय धारा। ये है आपकी ब्राज़ील की धारा। ये है आपकी कैरेबियन धारा। आगे चलती चली गई, यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती है एंटीलीज की धारा, एंटीलीज धारा। दूसरी हो जाती है केनी धारा। ये दोनों आके यहाँ मिलती हैं। यहाँ से मिलने के बाद ये कहलाती हैं फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा। फिर आगे चली जाती हैं, इसको हम कहते हैं फिर गल्फ धारा, गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम। फिर ये आगे जाते जाते सीधी चली जाती हैं, फिर यहाँ से मुड़ जाती हैं और फिर इससे टकरा कर भी एक मुड़ जाती है, ठीक है। जब ये इधर मुड़ती हैं तो ये जो होती है नॉर्थ अटलांटिक धारा, जिसको हम कहते हैं उत्तरी अटलांटिक धारा। जो सीधी चली जाती है उसको हम कहते थे नॉर्वे की धारा, नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वेजियन करंट। जो ये मुड़ जाती थी हम इसको कहते थे इर्मिंगर धारा। फिर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के पास से निकलने वाली वो हो जाती थी ग्रीनलैंड धारा। ये आपका कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच से निकलती हुई लेब्राडोर की ठंडी धारा। फिर आते हैं यहाँ पे हम ब्रिटिश पे। यहाँ पे आपको मिलती थी रेनेल धारा। फिर ये आगे चली जाती थी, जिसको हम कहते थे कनारी की ठंडी धारा। ये यहाँ पे आपका गिनी मिलता है, यहाँ पे कहलाती थी गिनी की गर्म जल धारा। ये ब्राज़ील यहाँ पे फॉकलैंड से टकरा के फिर इधर से होती हुई निकलती है। ये जो होती है ये दक्षिण अटलांटिक धारा थी, दक्षिण अटलांटिक धारा। इसके पैरेलल में चलती है, जिसको हम कहते थे पछुआ ठंडी धारा, धाराएँ। तो एक बार हमने फटाफट देख लिया कि मतलब कौन कौन से हमने कल पढ़ा था, कौन कौन सी इसमें ठंडी जल धाराएँ, इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ठंडी जल धाराएँ थी, गर्म जल धाराएँ कौन सी थी, उसको एक बार फटाक से हम कर लेते हैं। बस चलते जाइए। विषुवतीय धारा, गर्म जल धाराओं को लिख रहे हैं हम लोग। विषुवतीय धारा, कैरेबियन धारा, एंटीलीज धारा, केनी धारा, फ्लोरिडा। बस चलते चले जाइए, आगे बढ़ते जाइए, लिखते जाइए। गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक। फिर आ जाती थी रेनेल धारा। फिर आ जाता था गिनी। फिर ब्राज़ीलियन धारा। ये सारी जो थी ये गर्म जल धाराएँ थी। अब ठंडी जल धाराओं में आपको सीधा सा पता है लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कनारी, वेनेजुएला और थी दक्षिणी अटलांटिक, या फिर इसको कहते हैं पछुआ की ठंडी धारा, पछुआ ठंडी। फटाफट हमने देख लिया। इसमें एक जो छोटा था ये यहाँ पे ब्रिटिश के पास में रेनेल धारा बहती थी, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो कक्षा है वो हमारी है सैलिनिटी, कि लवणता होती क्या है, ठीक है। लवणता का तात्पर्य क्या है। लवणता को जैसे अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो ये जो समुद्र है आपका, समुद्र के प्रति 1000 ग्राम में, प्रति 1000 ग्राम जल में
जल में विभिन्न प्रकार के लवणों की जितनी मात्रा होती है, ठीक है, जितनी मात्रा पाई जाती है लवणता कहते हैं हम, लवणता कहते हैं। और जैसे लवणता ये है जो प्रति 1000 ग्राम को ना हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। इसको हर समय लिखा नहीं जाता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि समुद्र के एक जल में मान लीजिए अगर 1000 है और उसमें अगर कहीं हम शो कर रहे हैं कि 35 है, तो समझ लीजिए उसके 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है वो नमक है, उसकी लवणता है। जैसे अगर हम आगे वाले पेजों को हम देखें, जैसे ये हमने लाया है पेज एक, जो कहाँ गया, ये आपको अगर शो करे 37 का मतलब होता है, यहाँ पे अगर 37 का मतलब मैं बताऊँ तो 1000 के अंतर्गत इसको चीज़ को काउंट करना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लवणता। लवणता का महत्व क्या है, महत्व भी तो जानना पड़ेगा। लवणता महत्व, इसको हम सैलिनिटी कहते हैं, तो एस मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं समुद्र में। लवणता का मतलब क्या होता है कि समुद्र की जो जल की लवणता है, समुद्री जिसमें मछलियाँ रहती हैं, समुद्री जीव जंतु जो होते हैं, तथा जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ प्लैंक्टन्स होते हैं, जिसको डाइटम्स कहते हैं, डाइटम, इसको हिंदी में भी इसको डाइटम लिखा जाता है, ठीक है, कि वितरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रदर्शित करती है। जो इनका वितरण कहाँ कहाँ पे है, कैसे है, इस चीज़ को ये प्रदर्शित करती है। जैसे कि अगर ये समुद्र है तो ये आपका है, ठीक है, तो इसमें मतलब कहाँ पे डाइटम्स पाए जाते हैं, कहाँ पे जीवों की संख्या ज़्यादा होगी कम होगी, कौन से जीव होंगे, वो उस चीज़ पर निर्भर करता है। और इसका जो कीवर्ड है लवणता का, हम यहाँ पे लवणता का कीवर्ड नोट कर लीजिएगा कि यह समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित करती है। यानी अगर हम लवणता को कहा जाए सैलिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम अलग कलर से भी मार्क कर दे रहा हूँ मैं। ये लवणता, ठीक है, इसको एक नेक्स्ट पेज पर भी कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे भी लेके चला जाता हूँ मैं, ठीक है। लवणता, ठीक है, लवणता, हाँ, यहाँ पे समझ में आएगा। ये पेज थोड़ा सा बढ़िया है, इस पे अच्छी चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। मैथ्स हमने पढ़ लिया। फिर आते हैं जो समुद्री जल के अपवर्तनांक होते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, इसके तापमान में न्यूनता होती है, लवणता के कारण तापमान में न्यूनता होती है, और जैसे लवणता में वृद्धि होती है इसमें भी वृद्धि होने लगती है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसका वितरण, लवणता का जो वितरण है किन कारकों पर निर्भर करता है, वितरण मुख्यतः 3 कारणों पर निर्भर करता है। एक है वर्षा जल, इसके वितरण के 3 कारण है कि जैसे अगर कहीं पे भी अगर समुद्री जल वितरित है तो वहाँ पे वितरण के कौन कौन से कारक हैं, वहाँ पे वितरण के सिर्फ 3 कारण है। पहला है वर्षा जल हो गया, दूसरा हो गया प्रेसिपिटेशन, वर्षा जल हो गया, दूसरा हो गया वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। और जो तीसरी जो चीज़ है वो समुद्री जल में मिश्रण, मिश्रण रहती है सेडिमेंट, समुद्र में पाए जाने वाले सेडिमेंट, अवसाद, जिसको हम हिंदी में अवसाद भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वितरण तो देख लिया हमने, इसके कारक कौन कौन से हैं प्रभावित होते हैं। अगर आपसे जैसे सैलिनिटी पर लवणता क्या होती है,
इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप लिखने में सक्षम हैं ये, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारा जो है मेंस के दृष्टिकोण से ही चल रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेंस भी है और साथ में पीटी भी है। जैसे हम लवणता बता रहे हैं तो आपको ये पता हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी लवणता है, कितनी है, समुद्र की मात्रा, समुद्र में कहाँ पे कितनी लवणता पाई जाती है, उस हिसाब से आप वहाँ की जलवायु और जो क्षेत्र हैं, जीव जंतु, उनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कारक में हम देख लेते हैं, ये तो कारक में 3 आप लिखिएगा, ठीक है, 3 लिखिएगा। फिर उसके बाद है नदीय जल, चौथा है नदीय जल। फिर है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें कैसे भाई प्रभावित करती हैं? तो प्रचलित पवनें जो है हवा जैसे चलती है तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है, चलती जाती हैं, तो ये जो मान लीजिए यहाँ का शुद्ध जल है तो ये इसको भी इधर बहा के लेके जाती है। यहाँ पे ज़्यादा लवणता है तो फिर इसके लवणता के प्रभाव को कम कर देती है, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे लवणता ज़्यादा है, ये लवणता ज़्यादा है, ये भी बढ़ती है तो इधर यहाँ पे आती है तो यहाँ की लवणता को बढ़ा देती है। इस चीज़ को धारा की दिशा में आप कंपेयर करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है वो है महासागरीय जल की गतियाँ। महासागरीय जल की गतियाँ कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे जैसे अगर ये हवा की दिशा है, हवा के साथ साथ जल का जो स्थानांतरण होता है, जल भी तो बहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी प्रकार से जो हमने बताया कि ये एक जगह से दूसरी जगह चलता है तो वो उसके लवणता में वृद्धि और उसके लवणता में कमी को दर्शाता है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जैसे हमारा जो टॉपिक है आज का अटलांटिक, ठीक है, ये है अटलांटिक। हाँ, अटलांटिक में पाए जाने वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमारा अटलांटिक में ये जो है, ये है आपका 0, ठीक है, ये है आपका 23। इस चीज़ को थोड़ा सा आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे जो ये 20 वाला क्षेत्र है ना, 20 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश से लेके 30 डिग्री, ये अप्रॉक्स मान लीजिए 30 है, ठीक है, ये 30 डिग्री अक्षांश, ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका ये आपका 20 डिग्री, ठीक है। इसके बीच में जो लवणता पाई जाती है ना, वो अन्य महासागरों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। मतलब जैसे अगर ये प्रशांत है तो प्रशांत में जो लवणता पाई जाती है उससे अधिक इस क्षेत्र में पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र में। जैसे अटलांटिक सागर में भी जो पाई जाती है तो इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसकी जो है, अब एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं, औसत लवणता क्या होती है। हम अटलांटिक ओशियन की औसत लवणता, अटलांटिक औसत लवणता, ये नॉर्थ अटलांटिक, इसके ऊपर ये, ठीक है, इसके ऊपर आपका हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक, और ये है साउथ अटलांटिक, जिसको कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक। इसकी जो लवणता होती है वो होती है, औसत लवणता की मैं बात कर रहा हूँ, 34.5 ग्राम प्रति हजार, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो उत्तर की होती है औसत लवणता, वो होती है 35.5 ग्राम प्रति हजार, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भाई औसत लवणता उत्तरी अटलांटिक की ज़्यादा क्यों होती है दक्षिणी अटलांटिक की, तो उसके भी बहुत से कारण हैं। क्योंकि दक्षिणी अटलांटिक में आपका ये अमेजन नदी मिलती है, कांगो नदी, यहाँ की बड़ी से बड़ी नदियाँ विश्व की मिलती हैं, नाइजर नदी मिलती है, सेनेगल नदी मिलती है, और भी नदियाँ हैं जो आके इधर मिलती रहती हैं, तो जिसकी वजह से इसकी लवणता जो थोड़ी अपेक्षाकृत कम रहती है। इसके यहाँ पे भी नदियाँ मिलती हैं, ऐसा नहीं कि इधर नदियाँ नहीं मिलती हैं, ये ठंडी जलधाराएँ आती हैं, लेकिन ये जो आपका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये जो है भूमध्य सागरीय भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर है, ये चारों तरफ लैंड से है, ठीक है। इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है। इसका जो एक ही है जो पास है वो है जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर द्वारा यहाँ से जल उत्तरी अटलांटिक सागर में बाहर जाता है। और ये जो जिब्राल्टर की जो
चौड़ाई है ना वो तकरीबन 13 किलोमीटर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो इसकी जो लवणता है, यहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वाष्पीकरण जब ज़्यादा होगा तो यहाँ की लवणता की मात्रा में भी वृद्धि होगी। और जब ये समुद्र का जल, भूमध्य सागर का जल जो जल है वो जब आके यहाँ पे मिलता है ना, तो वो इसकी उत्तरी अटलांटिक सागर की लवणता को बढ़ा देता है। ठीक है, ये इसकी लवणता को बढ़ा देता है, क्योंकि अपेक्षाकृत ये जो लैंड से घिरा हुआ है ना, इसकी लवणता यहाँ इसकी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो ये जब जल इस जल में मिलता है, और 13 किलोमीटर का क्षेत्र जो है कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता। जब 13 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी जल आएगा तो यहाँ की लवणता को ऑब्वियसली बढ़ा देता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हमने औसत लवणता देख ली नॉर्थ उत्तरी अटलांटिक की, हमने दक्षिणी अटलांटिक की औसत लवणता देख ली। अब फटाफट एक बार सब कुछ देख लेते हैं, ये जो बना हुआ है डायग्राम उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, जो विषुवत के पास है आप उसको नॉर्मल रख सकते हैं 36। आगे बढ़ें, विषुवत के पास में भारी वर्षा होती है तो आसपास 35 से मिल जाता है, लेकिन अधिकतर हर जगह 36 ही मिलता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ें, आपने ये यहाँ पे आपका सारगैसोसी है, सारगैसोसी, यहाँ की लवणता सबसे अधिक होती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ की लवणता जो है 57 भी पाई जाती है, 57 तक पाई जाती है। ठीक है, ये हमने देखा यह कि क्यों यहाँ पे 37 ग्राम प्रति इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब जाते हैं ऊपर, जैसे आते हैं ये नॉर्मल 36 हो जाता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी लवणता हम देख रहे हैं धीरे धीरे कमी आ जाती है। क्यों कमी आ जाती है? क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाएं हैं, ये यहाँ पे आपका बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ से बर्फ़ जो है शुद्ध जल जो है जल में अधिक मिलता रहता है, जिसकी वजह से इसकी लवणता कम हो जाती है। अब वैसे इधर भी आते हैं, दक्षिणी अटलांटिक में भी आते हैं, तो सीधा से जल की वजह से लवणता जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पे भी ठंडी हवाएं मिलने लगती है तो लवणता कम हो जाती है। फिर यहाँ पे अंटार्कटिक का क्षेत्र मिल जाता है आपको, तो जिसकी वजह से लवणता और भी कम हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे हमने एक चीज़ और भी था कि जैसे अगर समुद्र का जल है तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमने लिया। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं एक बार फटाक से। ये जो मतलब पीने जो ये एक बार देख लीजिए इसको। लाल सागर में कितना होता है? 40 पीपीटी के आसपास होता है। मेडिटेरियन सी जिसको कहते हैं भूमध्य सागर क्षेत्र 38 होता है। एवरेज सी वाटर कितना होता है? 34.7 पीपीटी पीने योग्य जो वाटर है उसकी बात हो रही है। और सैलाइन वाटर देखिए 30 से 50 पीपीटीएस। ब्रैकिश वाटर इतना ही है। ब्लैक सी में 18 है, बाल्टिक सी में 8 पीपीटी, क्योंकि बाल्टिक सी में बहुत आके नदियाँ मिलती हैं। बाल्टिक सी में आपको पता है बाल्टिक सी है कहाँ? ये तो पता होगा, ये रहा आपका बाल्टिक सी, ये है आपका बाल्टिक सी, ये है आपका बाल्टिक सी। ठीक है, ये है बाल्टिक सी। तो यहाँ पे जो बर्फ़ और पिघल के आते रहते हैं, नदियाँ आती रहती हैं, जिससे शुद्ध जल आता है, जिसकी वजह से इसकी मात्रा जो है बहुत कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पॉइंट है आज का कि समुद्र में पाए जाने वाले जो कौन कौन से डिजॉल्व सॉल्ट, मतलब घुली हुई लवणता। ठीक है, जो सबसे अधिक है वो है क्लोरीन 18.97 पाई जाती है, सोडियम 10.7, सल्फेट 2.65, मैग्नीशियम 1.28, कैल्शियम 0.41, पोटेशियम 0.38, बाइकार्बोनेट 0.14, ब्रोमीन जो है 0.06 पाया जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा ये वाला चैप्टर, वही चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ समझने वाली चीज़ है, ये जो जल है समुद्री जल है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स लेयर है, ये जो है टेम्परेचर है बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे इस लेवल तक जाके टेम्परेचर बढ़ ही रहा होता है। अब जब यहाँ से टेम्परेचर में तीव्र रूप से जो है वो क्या बोलते हैं कमी आती है, तीव्र रूप से टेम्परेचर गिरता है। यहाँ पर टेम्परेचर जो जहाँ से तीव्र ह्रास होता है टेम्परेचर का, तापमान का तीव्र ह्रास, तापमान का तीव्र ह्रास जो होता है, तो उसको हम कहते हैं, वो जो लेवल होता है वो थर्मोक्लाइन लेवल कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है नॉर्मली, जैसे अगर हम इसको चर्चा करें, ये समुद्र है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अचानक से टेम्परेचर में गिरावट आ गई तो समझ लीजिए ये थर्मोक्लाइन लेयर है, थर्मोक्लाइन लेयर। फिर टेम्परेचर अपनी एक नॉर्मल स्थिति में आने के बाद सीधे बढ़ता जाता है। ठीक है, अंदर जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये है आपका अगर समुद्र, तो उसकी स्थिति ऐसी ही। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कलर भी तो कुछ गलत ही हो गया। ये टेम्परेचर है आपका। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। और कुछ है आगे देख लेते हैं। एक बार एक चीज़ और टॉपिक था जो छूटा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, देख लेता हूँ एक बार रुक जाइए थोड़ा सा फटाफट। हाँ, इसमें एक चीज़ और है। जैसे अगर मान लीजिए क्लोरीन पूछा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन पूछा हुआ है, ठीक, लेकिन अगर यहीं पे आपसे अगर पूछ दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, इसको एक काम करते हैं, न्यू पेज पे ले लेते हैं, सही रहेगा, ये रहा सही, ठीक है। समुद्र की बात हो रही है, समुद्र में पाए जाने वाले महासागरीय जल में विभिन्न लवणों का भार और एवं प्रतिशत, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भार कितना, सॉरी भारत याद आ रहा है, देश याद आ रहा है, भार और प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत में है। तो अगर जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका जो मात्रा होती है ना, भार जिसको हम कहते हैं, वो है 27.21 पाया जाता है। और जो प्रतिशत के रूप में सोडियम क्लोराइड जो है सबसे अधिक पाया जाता है, लगभग 78 के पास, 78% के आसपास, ठीक है। इस चीज़ को कि सबसे अधिक समुद्र में जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के बाद आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी कम पाया जाता है, भार की अपेक्षा में काफ़ी कम हो जाता है। सबसे अधिक पाया जाने वाला है सोडियम क्लोराइड, इस चीज़ को थोड़ा सा, और ये प्रतिशत में भी कम पाया जाता है, लगभग 11% के आसपास, या फिर इसको 10.9 भी करते हैं, जिसको हम 11% कर दिए, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी पाया जाता है बहुत ही कम मात्रा में, 1.65 के आसपास, और जो इसका प्रतिशत लेवल है वो भी 4.8 के आसपास है, 4.8%, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो हमने इसके पहले जो देखा तो उसमें सबसे लास्ट में क्या था, ब्रोमाइन, ठीक है, हमने सबसे जो कम मात्रा में पाया जाता है वो ब्रोमाइन था। तो इसी प्रकार से मैग्नीशियम ब्रोमाइन, ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड जो है, इसका जो भार है वो सबसे कम है, 0.076, और जो प्रतिशत भी है इसमें वो भी कम है, ठीक है। तो आज हमने फटाफट देखा क्या है समुद्री जल की लवणता को फटाफट देख लिया। उससे पहले हमने महासागरीय धाराएं हमने कल जो पढ़ा था उसको देख लिया था। इन सब चीज़ों से पहले एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपको कॉन्टिनेंट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, सॉरी, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, ये जो क्षेत्र है आपका आर्कटिक है, ये है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका एशिया है, ये आपका एशिया है, ठीक है। इसके साथ साथ महासागर भी आप लोग देख लीजिए। तो ये जो है आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक हम पढ़ ही रहे हैं, ये आपका हिंद महासागर है, और ये अंटार्कटिक महासागर है, और ये आर्कटिक महासागर है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिक और आर्कटिक में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो है जो ऊपर जो क्षेत्र है वो आर्कटिक है, आर्क की तरह है, ठीक है, और जो नीचे है वो आंट की तरह है, एंटार्कटिका, ठीक है। इसको हिंदी में भी वही लिखते हैं, अंटार्कटिका, ठीक है, और इंग्लिश में भी वही सेम चीज़ है, इसमें हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, आर्कटिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की जो कक्षा है वो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर टॉपिक जो हमारा है मेंस के हिसाब से अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, नमस्कार।